दोस्तों नमस्कार, जनधारा छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज शर्मा। शारदीय नवरात्र के 9 दिन अब समाप्त हो चुके हैं। आज 10वें दिन देश भर में दशहरे का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। दशहरे का यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन भक्त मां दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन भी करते हैं। हिंदू पंचांग के मुताबिक अश्वनी माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को दशहरा मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि दशहरे के दिन ही प्रभु श्री राम ने रावण का संहार किया था, इसलिए इस दिन को विजयादशमी भी कहा जाता है। तो आप सभी दर्शकों को वीआईपी न्यूज़ की तरफ से विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राजधानी रायपुर और दुर्ग जिले में आयोजित दशहरा उत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री बघेल दुर्ग जिले के पाटन तहसील के ग्राम कुरुड्डी पहुंचेंगे और वहां स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने के बाद आज शाम रायपुर की WRS कॉलोनी और रावण भाटा मैदान में आयोजित दशहरा उत्सव में भी शामिल होंगे, जिसके बाद वे देर रात कुम्हारी के लिए प्रस्थान करेंगे, जहां वे कुम्हारी, चरौदा, भिलाई 3 में आयोजित दशहरा उत्सव में शामिल होंगे। इधर राज्यपाल अनुसुईया उइके आज से 3 दिवसीय बस्तर प्रवास पर रहेंगी। राज्यपाल आज दोपहर नियमित विमान से जगदलपुर के लिए रवाना होंगी। जगदलपुर पहुंचकर वे आज शाम जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से मुलाकात करेगी। वहीं राजमहल परिसर स्थित माई दंतेश्वरी का दर्शन और पूजा अर्चना भी करेगी, जिसके बाद भीतर रैनी के दिन संचालित होने वाले 8 चक्के के विजय रथ की परिक्रमा में शामिल होंगी। राज्यपाल शनिवार को जगदलपुर के कुम्हड़कोट में होने वाले नुआखाई कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, जिसके बाद रविवार को वे वापस रायपुर लौट आएंगी। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विजयादशमी के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। भूपेश बघेल ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। बघेल ने कहा है कि दशहरा शक्ति पूजा, शस्त्र पूजन, हर्ष उल्लास और विजय का पर्व है। विजयादशमी का यह पर्व बुराई पर अच्छाई और अन्याय पर न्याय की जीत का प्रतीक है। इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने रावण का वध किया था। दशहरा पर्व हमें सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। स्वागत है आपका 2021 के भव्य राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में। अब छत्तीसगढ़ की माटी में फिर से फैलेगी आदिवासी कला एवं संस्कृति की खुशबू। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन में झूमने को हो जाइए तैयार, क्योंकि भारत के विभिन्न प्रांतों और विश्व की विभिन्न मूल सभ्यताओं को संजोकर रखने वाले कलाकारों की बेहतरीन प्रस्तुति फिर से आपके मन मस्तिष्क को करेगी रोमांचित। छत्तीसगढ़ सरकार की मेजबानी में राजधानी रायपुर में 28 अक्टूबर 2021 से 30 अक्टूबर 2021 तक होगा भव्य राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य समारोह। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। देश भर में आज विजयादशमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के WRS कॉलोनी में भी दशहरा उत्सव की तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। इस बार WRS में 101 फीट की जगह केवल 51 फीट के रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। तो वहीं इस बार कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का दहन नहीं होगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आज रायपुर के WRS कॉलोनी में आयोजित दशहरा उत्सव के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आइए अब सीधे रुख करते हैं हमारी सहयोगी शुभांगी का, जो हमें दिखाएगी छत्तीसगढ़ की 36 खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र बेमेतरा में अपशिष्ट से खुशहाली विषय वस्तु में स्वच्छता अभियान पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में अपशिष्ट पदार्थ जो व्यर्थ है उनका अपघटन कर उन्हें पुनः कार्य में कैसे लाया जाए, इनके संबंध में बताया गया।
साथ ही वर्मी कंपोस्टिंग वेस्ट डिकम्पोजर कैप्सूल द्वारा जैविक खाद बनाने के तरीकों का पावर पॉइंट के माध्यम से कृषकों के समक्ष रखा गया। साथ ही कृषकों को अपने वातावरण को स्वच्छ रखने हेतु स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर तोषण कुमार ठाकुर, एकता ताम्रकार और अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। हसदेव अरण्य को बचाने के लिए 300 किलोमीटर पैदल चलकर रायपुर पहुंचे ग्रामीणों को पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव का भी समर्थन मिल गया है। बुधवार देर रात टिकरापारा के साहू भवन में सिंहदेव ने सरकार को नो गो एरिया के लक्ष्मण रेखा याद दिलाई। कहा कि जो इस लाइन को पार करेगा वह 10 सिर वाला कहलाएगा। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि आपकी मांगे जिन कानों तक पहुंचेगी वे सोच समझकर कदम उठाएंगे ताकि आपके प्राकृतिक और जायज हित सुरक्षित रहे। सिंहदेव ने आगे कहा कि मैं भी अपनी तरफ से आपकी मांगों के साथ मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखूंगा। जो लकीर खींच गई वह लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। लक्ष्मण रेखा पार करने पर क्या होता है वह रामायण की कथा में हम सबने देखा पढ़ा है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह नो गो एरिया की लक्ष्मण रेखा पार न हो और सीता हरण जैसी स्थिति न बने। देश भर में कोयले की कमी के चलते आ रहे बिजली संकट की बात कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी स्वीकार किया है। छत्तीसगढ़ पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोयले की कमी हुई है, लेकिन हालात में अब सुधार है। जितना कोयला बिजली आपूर्ति के लिए चाहिए वह दिया जा रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह 20-40 दिन के स्टॉक की बात नहीं कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री कोयला खदानों के निरीक्षण के लिए कोरबा पहुंचे थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पोस्ट कोविड के बाद मांग में जबरदस्त तेजी आई है। अभी तक हम पावर प्लांट को 1.9 मिलियन कोयला प्रतिदिन दे रहे थे, लेकिन बुधवार को 2.08 मिलियन टन दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद मनोज वर्मा के खिलाफ रायपुर के टिकरापारा थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। पार्षद का आरोप है कि उन्होंने 18 साल के एक स्कूली छात्र को बेवजह पीट दिया है। छात्र के मां बाप से भी गाली गलौज की है। अपने पद की धौंस दिखाते हुए पार्षद ने पूरे परिवार को धमकियां भी दी है। स्टूडेंट के परिजनों की शिकायत के आधार पर पार्षद के खिलाफ इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। दूसरी तरफ पार्षद अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद और फंसाने की साजिश बता रहे हैं। भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आरएसएस की तुलना नक्सलियों से करने के बयान पर पलटवार किया है। सांसद ने कहा कि आज हिंदू और देश आरएसएस के कारण सुरक्षित है। बघेल को अपने घर में झांक कर देखना चाहिए। छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण किया जा रहा है, हिंदुओं को ईसाई बनाया जा रहा है और इसके प्रमाण भी हैं। सांसद ने आगे कहा कि यह नक्सलवाद को बढ़ावा देने का प्रयत्न करते हैं। मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए नक्सलवाद को खत्म करने की जगह उसे बढ़ावा देने का बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इनको आरएसएस को समझने के लिए कई पीढ़ियां लग जाएंगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर तंज कसा है। ट्वीट में डॉक्टर रमन ने कांग्रेसियों को दोगला तक कह दिया। उन्होंने लिखा, दोगलापन और दोमुहापन इसे ही कहते हैं। आदिवासी नृत्य समारोह का निमंत्रण देने कांग्रेसी विधायक हर राज्य में जा रहे हैं, लेकिन 300 किलोमीटर की पदयात्रा कर रायपुर पहुंचे आदिवासियों से मिलने की भूपेश बघेल को फुर्सत नहीं है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। डॉक्टर रमन सिंह का ये तंज आदिवासियों की एक पदयात्रा की वजह से है। कोयला खनन के खिलाफ हसदेव अरण्य इलाके के सैकड़ों ग्रामीण बीते कुछ सप्ताह से पदयात्रा कर रहे हैं। वे 300 किलोमीटर का सफर तय कर बुधवार को रायपुर पहुंचे थे। इनसे मुख्यमंत्री की मुलाकात नहीं हो सकी थी। इन आदिवासियों के मुद्दे को दुनिया की मशहूर पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग भी सपोर्ट कर चुकी है। दूसरी तरफ प्रदेश में आदिवासी नृत्य महोत्सव भी होना है। इसका निमंत्रण देने कांग्रेस के नेता दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री और अफसरों से मुलाकात कर रहे हैं। दुर्ग जिले के एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की लापरवाही से 3 साल की बच्ची की जान जाते जाते बची। आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर कोई है या नहीं यह देखे बिना ही दोनों केंद्र में ताला लगाकर अपने अपने घर चली गई। इस दौरान 3 साल की एक बच्ची केंद्र के अंदर बंद रह गई। उसका वहां रो रो कर बुरा हाल था। बच्ची को खोजते हुए जब परिजन आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचे तो उन्हें इस बात का पता चला। उन्होंने किसी तरह बच्ची को बेसुध हालत में वहां से निकाला। आराध्य देवी मां दंतेश्वरी की नगरी कहे जाने वाले दंतेवाड़ा में शारदीय नवरात्र में गरबा की धूम देखने को मिल रही है। पहली बार यहां भव्य रूप से गरबा का आयोजन किया जा रहा है। नवरात्र के पहले दिन से शुरू हुआ गरबे में जिले के सैकड़ों लोग पहुंच रहे हैं। शारदीय नवरात्र के अष्टमी के दिन गरबा करने लगभग 1000 से भी ज्यादा लोग पहुंचे। गुजराती गानों में लोग जमकर पैर थिरकाते नजर आए। दरअसल
नक्सलगढ़ कहे जाने वाले दंतेवाड़ा में इस तरह के गरबे का आयोजन पहली बार हुआ है। ऐसे में गरबा के शौकीन युवा अन्य जिले से आ रहे हैं। दशहरा पर्व को देखते हुए दुर्ग जिला प्रशासन ने रावण दहन और दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें रावण दहन कराने वाली समितियों को एक रजिस्टर तैयार करना होगा। इसमें आने वाले लोगों का नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखना अनिवार्य होगा। आयोजकों और दर्शकों को मास्क लगाना भी अनिवार्य होगा और आयोजन के दौरान कहीं भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, भंडारा और पंडाल लगाने की भी अनुमति नहीं दी गई है और न ही डीजे धुमाल की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आगामी 21 अक्टूबर को कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस और 22 अक्टूबर को आईजीएसपी कॉन्फ्रेंस होगी। रायपुर के न्यू सर्किट हाउस ऑडिटोरियम में यह मैराथन बैठक सुबह 10 बजे से शुरू होगी। मुख्यमंत्री की इस क्लास में पुलिस अफसरों और कलेक्टरों से प्रशासन के हर अध्याय पर सवाल किए जाएंगे। इसके लिए आज सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। पहले बताया गया था कि 21 अक्टूबर को आईजीएसपी कॉन्फ्रेंस और 22 अक्टूबर को कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों ने समीक्षा के जो बिंदु तय किए हैं उनमें लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत मिले आवेदनों का निपटारा, राजस्व विभाग के तहत नामांतरण, सीमांकन बंटवारा के प्रकरणों का निपटारा तथा खरीफ 2021 के अंतर्गत खरीदारी कार्य की प्रगति भी शामिल है। प्रदेश में कोरोना काल के एक साल में कई जरूरी दवाओं की कीमत 1.5 से 2 गुना तक बढ़ गई है। बुखार के अलावा मल्टीविटामिन, प्रोटीन और मिनरल से लेकर स्किन और पेन किलर दवाओं की कीमत सबसे ज्यादा बढ़ी है। एंटी फंगल दवाइयों की कीमत में भी 15 से 20% बढ़ोतरी हुई है। कोरोना के पहले और बाद में मल्टीविटामिन दवाओं की जबरदस्त मांग के कारण इसके दाम 50 से 60% तक बढ़ गए हैं। स्किन की कुछ दवाइयों के रेट 50 से 55%, तो पेन किलर की कीमत 25 से 30% तक बढ़ोतरी हुई है। दवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी केवल ब्रांडेड में ही नहीं, जेनेरिक में भी हुई है। मेडिकल स्टोर संचालकों और थोक दवा कारोबारियों के अनुसार मार्च 2020 से प्रदेश में कोरोना की दस्तक हुई है। उसके बाद कई तरह की चर्चाएं उड़ी। उसके बाद अचानक ही मल्टीविटामिन टैबलेट और सिरप की बिक्री बढ़ गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना नक्सलियों से करने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर सांसद संतोष पांडे ने जमकर भड़ास निकाली है। उन्होंने मुख्यमंत्री के बयान को अत्यंत दुखद और होशोहवास से परे बताया है। उन्होंने कहा कि हाथ कंगन को आरसी क्या, उनके पिता प्रतिमा मानपुर के जंगलों में बिना सुरक्षा के घुसते हैं और नक्सली के रूप में रासुका में 3 बार जेल यात्रा तथा कथित आदिवासियों के नेता से क्या गुफ्तगू षड्यंत्र रचते हैं, क्या वे इसे स्पष्ट करेंगे। बयान देने के पूर्व मुख्यमंत्री को थोड़ा इतिहास की भी जानकारी होनी चाहिए कि उनके पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने युद्ध, बाढ़ और महामारी में संघ की सेवा भावना को देखते हुए गणतंत्र दिवस परेड में आमंत्रित कर सम्मानित किया था। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा में शामिल होने के लिए परंपरा अनुसार अष्टमी के दिन बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी की डोली और छत्र को जगदलपुर के लिए रवाना किया गया। दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय में स्थित मां दंतेश्वरी के मंदिर से मां की डोली और छत्र को पुजारियों ने पूरे विधि विधान से मंदिर के बाहर लाया, जिसके बाद पुलिस जवानों ने हर्ष फायर कर माता को सलामी दी। मां की डोली और छत्र की नगर परिक्रमा भी कराई गई। इधर छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता केदार कश्यप समेत स्थानीय विधायक देवती कर्मा, दंतेवाड़ा कलेक्टर दीपक सोनी, एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने भी डोली और छत्र की रानी बगीचा में पूजा अर्चना की। इसके बाद माता की डोली को रवाना किया गया। प्रदेश में बीते दिन कोरोना के 28 नए संक्रमित मिले हैं। इसमें रायपुर का एक मरीज शामिल है। इस दौरान एक भी मौत नहीं हुई है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की तर्ज पर नॉन कोविड बीमारियों के कंट्रोल के लिए अलग सिस्टम बनाया गया है। इसके तहत जिले या क्षेत्र में जहां जिस भी बीमारी का प्रकोप रहेगा उसका नियंत्रण और मॉनिटरिंग कोरोना की तरह ही किया जाएगा। महामारी नियंत्रण विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर सुभाष मिश्रा के अनुसार कोरोना की तरह अब नॉन कोविड ऐसी बीमारियां जिनमें तेजी से फैलने की आशंका होती है, उनके नियंत्रण के लिए एक नया सिस्टम बनाया जा रहा है। इसमें जिले विशेष में जिस भी बीमारी का प्रकोप रहेगा उसकी मॉनिटरिंग और दूसरी गतिविधियां कोरोना की तरह ही की जाएगी। बिलासपुर में 4 साल पहले स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। उस समय ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए शहर में 3 जगहों पर मल्टी लेवल पार्किंग बनाने की योजना लाई गई थी। इसे अब जाकर धरातल पर लाया जा सका है। कलेक्ट्रेट परिसर में पहली पार्किंग पर काम शुरू हो सका है। दशहरा के बाद इसमें तेजी आएगी। इसका निर्माण कार्य 2 सालों में पूरा करने का दावा किया गया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को 2017 में बिलासपुर लाया गया। इसके तहत मल्टी लेवल पार्किंग के लिए
कलेक्ट्रेट परिसर के साथ ही पुराना बस स्टैंड और सिटी कोतवाली थाना परिसर का चयन किया गया। हालांकि जमीन आवंटन सहित अन्य विभागीय प्रक्रिया और लेट लतीफी के चलते अब तक पार्किंग नहीं बन सकी है। कलेक्ट्रेट परिसर में तय जगह पर पार्किंग बनाने के लिए ठेका हुए 6 माह हो गया है, लेकिन अब नींव की खुदाई शुरू की गई है। बिलासपुर के टिकरापारा स्थित गुजराती समाज में पिछले 70 साल से लगातार गरबा का आयोजन हो रहा है। समाज के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पारंपरिक रूप से अपनी संस्कृति को जीवित रखे हैं। इस आयोजन में युवक युवतियां, महिलाओं के साथ ही बुजुर्ग भी उत्साह से शामिल हो रहे हैं। इसमें आसपास का माहौल भक्तिमय नजर आने लगता है। गुजराती समाज टिकरापारा स्थित सामाजिक भवन में पारंपरिक तरीके से हर साल नवरात्रि पर गरबा का आयोजन किया जाता है। गीत, नृत्य एवं संगीत के माध्यम से माता रानी की भक्ति में लीन नजर आते टोलियां देखते ही बनती है। यह पर्व सामाजिक एकता और आपसी भाईचारे के साथ साथ कौमी एकता का सबसे बड़ा उदाहरण है। इस आयोजन में समाज के साथ ही दूसरे समाज के युवक युवतियां भी शामिल हो रहे हैं और गरबा का आनंद ले रहे हैं। समाज के अध्यक्ष अरविंद भानुशाली, सचिव यशवंत गोहिल, महिला मंडल अध्यक्ष रेणुका जानी, सौरभ सोनछात्रा और केतर सुतारिया के साथ ही पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस आयोजन के लिए पहले से ही तैयारी में जुटे रहते हैं। समाज के लोगों को भी हर साल इस आयोजन का इंतजार रहता है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में हुए सांप्रदायिक हिंसा के बहाने भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठनों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरएसएस पर बड़ा जुबानी हमला किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन लोगों की 2 ही चीजों में मास्टरी है, एक धर्मांतरण और दूसरी सांप्रदायिकता। ये लोग हर छोटी घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कतई नहीं होने दिया जाएगा। माता महामाया के दर्शन के लिए रतनपुर रवाना होने से पहले रायपुर हेलीपैड पर मीडिया से बातचीत में बघेल ने कहा कि अब इनके पास छत्तीसगढ़ में कोई मुद्दा रहा ही नहीं। ये लोग किसानों, मजदूरों, आदिवासियों, अनुसूचित जाति, व्यापार और उद्योग के बारे में बात नहीं कर सकते। धर्मांतरण और सांप्रदायिकता पर ही लड़ाने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पावर प्लांटों में कोयला आपूर्ति के संकट पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि SECL और रेलवे के अधिकारियों से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोयले की आपूर्ति और परिवहन में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक तरफ भारत सरकार कहती है कि देश में कोयले का कोई संकट नहीं है, वहीं दूसरी तरफ विभिन्न राज्यों में पावर प्लांटों के बंद होने की खबरें सामने आ रही है। कोयला मंत्री छत्तीसगढ़ आए हैं, कोरबा भी जा रहे हैं। ये दोनों बातें विरोधाभासी है। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा, जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है, उन्होंने SECL और रेलवे के अधिकारियों से चर्चा की है। उन्हें स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि आपूर्ति और परिवहन में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की बीते दिन विदाई हो गई। मौसम विभाग ने इसकी पुष्टि कर दी है। प्रदेश में मानसून ने 10 जून से दस्तक दी थी। तब से अब तक 126 दिन मानसून सक्रिय रहा। इस दौरान प्रदेश में 1108 मिलीमीटर वर्षा हुई, जबकि सामान्य वर्षा 1142 मिलीमीटर है। इस तरह औसत से केवल 3% कम बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार वर्षा में यह कमी सामान्य ही है। मानसून की विदाई के बावजूद एक चक्रवात के असर से प्रदेश में 16 से 18 अक्टूबर तक फिर अच्छी बारिश के आसार हैं। एक ऊपरी हवा का चक्रवात 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास स्थित है। इंजीनियरिंग में प्रवेश को लेकर इस बार भी स्थिति अच्छी नहीं है। शुरुआत से ही सीटें खाली रहने की संभावना बनी हुई है। यह इसलिए क्योंकि इंजीनियरिंग की काउंसलिंग के तहत 4300 छात्रों ने आवेदन किया है, जबकि राज्य में इंजीनियरिंग की 11,381 सीटें हैं। यानी सभी छात्रों को सीटें बट भी जाए तब भी 7,000 सीटें खाली रह जाएंगी। दाखिले के लिए आवंटन सूची गुरुवार 14 अक्टूबर को जारी हुई। ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत बनाने के विरोध में आदिवासी सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर राजधानी पहुंचे। उन्होंने राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात कर अपनी बात रखी। राज्यपाल ने कहा कि 5वीं अनुसूची के तहत ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत नहीं बनाया जाना चाहिए। जिन पंचायतों को नगर पंचायत बनाया गया है, उनके सभी कानूनी पहलुओं पर अध्ययन किया जा रहा है, उस पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस समय आदिवासियों का मुख्य त्योहार विश्व प्रसिद्ध दशहरा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह बस्तर की सांस्कृतिक पहचान है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 20 अक्टूबर तक बढ़ाई है। विलंब शुल्क के साथ अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पहले इसकी अंतिम तिथि 15 सितंबर और फिर 22 सितंबर तक आवेदन की तिथि बढ़ाई गई थी। इसके बाद भी कई छात्र आवेदन नहीं कर पाए। इसे देखते हुए विलंब शुल्क के साथ आवेदन करने की तिथि में वृद्धि की गई है।
आवेदकों को विलंब शुल्क 550 रुपए देना होगा। अंतिम तिथि के बाद किसी के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसी तरह डीएलएड प्रथम और द्वितीय अवसर तथा पूरक परीक्षा के लिए 30 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए हैं। विलंब शुल्क के साथ अभ्यर्थी 8 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद किसी भी तरह के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। भिलाई और दुर्ग निगम क्षेत्र में एक नए डेंगू मरीज मिले हैं। भिलाई का मरीज सेक्टर 10 और दुर्ग का मरीज मालवीय नगर का निवासी है। सेक्टर 10 के मरीज को रामनगर के स्पर्श और मालवीय नगर के मरीज को नेहरू नगर के सीएम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। जिला अस्पताल में हुई कंफर्मेटरी जांच से दोनों को डेंगू होने की पुष्टि हुई है। सेक्टर 10 का मरीज हाल ही में जबलपुर की यात्रा कर लौटा है, जबकि मालवीय नगर के मीरज का कहीं आना जाना नहीं हुआ है। इन दोनों मरीजों से जिले में डेंगू के कुल मरीजों की संख्या 63 हो गई है। इसमें 35 मरीज दूसरे शहरों से लौटने के बाद संक्रमित मिले हैं। 28 मरीजों का जिला छोड़ कहीं आना जाना नहीं हुआ है। इधर डेंगू के नए मरीज मिलने के बाद स्थानीय निकायों ने अपने अपने क्षेत्रों में एंटी लार्वा और एंटी मॉस्किटो अभियान चलाया है। देश भर में बिजली का संकट उत्पन्न हो गया है। पावर प्लांट बंद हो रहे हैं। जितनी खपत है उतना ही उत्पादन नहीं हो पा रहा। इसका असर बिलासपुर में भी होने लगा है। विभाग ने ग्रामीण इलाकों और औद्योगिक क्षेत्र की बिजली कटौती शुरू कर दी है, जबकि बिजली बचत करने की शर्त पर RAPDRP योजना के तहत केंद्र सरकार ने बिलासपुर को 100 करोड़ रुपए दिए हैं। राज्य सरकार ने भी इस साल 20 करोड़ 13 लाख रुपए दिए हैं। वहीं 2020 में 16 करोड़ 35 लाख रुपए विभाग को मिले थे, पर समस्या जस की तस है। छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी के बिलासपुर सिटी सर्किल द्वारा साल भर में मेंटेनेंस के नाम पर 2 करोड़ और लाइन लॉस कम करने, मीटर शिफ्टिंग, ट्रांसफार्मर का लोड कम करने सहित अन्य कार्यों के लिए 20 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इसी तरह पिछले 5 साल में विभाग द्वारा लगभग 50 करोड़ रुपए तक व्यवस्थाओं को सुधारने में खर्च किए जा चुके हैं, पर न ही व्यवस्था सुधर रही है और न ही बिजली की खपत कम हो पा रही है। लाइन लॉस बढ़ता ही जा रहा है। 3 साल में विभाग द्वारा मात्र 1.88% लाइन लॉस कम किया जा सका है। SCCL कोरबा क्षेत्र की गेवरा, कुसमुंडा और दीपका परियोजना से तेजी से कोयला निकालने के प्रयास में जुट गई है। इसके तहत खदानों में अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। कहीं से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर रहे हैं, तो एक खदान विभागीय तौर पर चलाने का निर्णय लिया जा रहा है। खदानों से कोयला डिस्पैच तेज करने के लिए फर्स्ट माइल परियोजना शुरू कर दी गई है। इस संबंध में SCCL के जनसंपर्क अधिकारी सनीश चंद्रा ने विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोरबा क्षेत्र की गेवरा, कुसमुंडा और दीपका की खदानों से निकलने वाले कोयला का डिस्पैच तेजी से करने के लिए फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी की 9 परियोजनाएं शुरू की जा रही है। इस परियोजना के तहत खदानों में जहां पर कोयला की खुदाई की जा रही है, उससे महज 1.5 किलोमीटर दूर यानी फर्स्ट माइल में डंपर से कोयला अपलोड कर दिया जाएगा। वहां से वह कन्वेयर बेल्ट के जरिए एक बंकर में जाएगा और वहां से सीधे ट्रेन की रैक तक पहुंच जाएगा। 9 माह बाद रायपुर जिले में कोरोना टीकाकरण संचालित करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को लगातार 2 दिन की छुट्टी मिल रही है। इसलिए नवदुर्गा पर्व को ध्यान में रखते हुए 9वीं और 10वीं के दिन जिले में कोरोना टीकाकरण नहीं होगा। जिले में 16 जनवरी 2021 से कोरोना टीकाकरण का शुभारंभ किया गया था। इसके बाद बिना किसी छुट्टी के लगातार टीकाकरण अभियान संचालित किया जाता रहा है। अब मुख्य त्योहार का सीजन आ चुका है। ऐसे में इन कर्मचारियों को थोड़ी राहत देने के लिए 9वीं और 10वीं को छुट्टी देने का निर्णय लिया गया है। 16 अक्टूबर से फिर से नियमित टीकाकरण संचालित किया जाएगा। CMHO डॉक्टर प्रमोद महाजन ने बताया कि पर्व को देखते हुए टीकाकरण में लंबे समय से लगे कर्मचारियों को 2 दिन की छुट्टी दी जा रही है। ऐसे में 9वीं और 10वीं के दिन जिले में टीका नहीं लगाया जाएगा। कोरोना जांच केंद्र भी पूरी तरह से बंद रहेंगे। एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित जंगल सफारी में आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अलग अलग प्रकार के वन्य जीवों को लाकर रखा जा रहा है। 10 नए बाड़े बनकर तैयार हो गए हैं। बाड़े का उद्घाटन वन मंत्री मोहम्मद अकबर के हाथों किया जाना है। 1 नवंबर को बाड़े का उद्घाटन होने की उम्मीद लगाई जा रही है। उद्घाटन के बाद इन बाड़ों में पेंगोलिन, चिंकारा, जंगली कुत्ता, ब्लू बुल और गौर आदि वन्य जीव को रखा जाना है। जंगली कुत्ता और चिंकारा को मैसूर से लाया जाएगा। जंगल सफारी प्रबंधन बाड़े के उद्घाटन की तैयारियां शुरू कर दी गई है। वन विभाग का अधिकारी का कहना है कि वन मंत्री से समय मांगा गया है, मिलते ही उद्घाटन करा दिया जाएगा। ज्ञात हो कि जंगल सफारी में 125 एकड़ में 37 बाड़े का निर्माण कार्य करने की स्वीकृति मिली है। बिलासपुर सहित आधा दर्जन जिले के जिला शिक्षा अधिकारियों की लापरवाही तब उजागर हुई जब सर्व शिक्षक संघ के अध्यक्ष विवेक दुबे की अगुवाई में
प्रतिनिधि मंडल ने लोक शिक्षण संचालनालय के आला अफसरों से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि प्रदेश में अभी भी सैकड़ों शिक्षक ऐसे हैं जिनका नियमितीकरण नहीं हो पा रहा है। संचालनालय में जब फाइलों की खोजबीन शुरू हुई तब पता चला कि आधा दर्जन जिलों के जिला शिक्षाधिकारियों ने शिक्षकों और व्याख्याताओं के अपूर्ण दस्तावेज के साथ फाइल संचालनालय भेज दिया है। बिलासपुर, रायपुर, सूरजपुर, रायगढ़, दुर्ग और मुंगेली के जिला शिक्षा अधिकारियों ने सही फाइल ही तैयार नहीं की है। नाराज संचालनालय ने इन जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर फाइल दुरुस्त कर जल्द भेजने का निर्देश दिया है। सर्व शिक्षक संघ ने आरोप लगाया है कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की लापरवाही है, क्योंकि जो दस्तावेज उन्हें राज्य कार्यालय को प्रेषित करना है वो उनके द्वारा भेजा ही नहीं जा रहा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का 15 अक्टूबर यानी आज जन्मदिन है, मगर इस बार उन्होंने जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला लिया है। वजह यह है कि डॉक्टर रमन सिंह कवर्धा में हुई सांप्रदायिक घटना को लेकर बेहद दुखी है। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि 15 अक्टूबर को मेरा जन्मदिन है, लेकिन कवर्धा में हुई घटना के कारण मन व्यथित है। भूपेश सरकार ने मेरे निर्दोष कार्यकर्ताओं को जेल में बंद कर रखा है। मैंने विरोध स्वरूप कवर्धा, राजनांदगांव जिले समेत सभी कार्यक्रम स्थगित करने का निर्णय लिया है। डॉक्टर रमन सिंह ने समर्थकों, कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों से वर्चुअल माध्यम से ही शुभकामनाएं प्रेषित करने का आग्रह किया है। कवर्धा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का गृह क्षेत्र है। कवर्धा की घटना के बाद 11 अक्टूबर को वे पहली बार वहां गए थे। इस दौरान उन्होंने वहां पीड़ित परिवारों से मुलाकात की थी। रायपुर में नवरात्र के आखिरी 2 दिन अष्टमी नवमी तिथि पर कन्याओं को पूजने की मान्यता के चलते घर घर में कन्याओं की पूजा की गई। बुधवार को अष्टमी तिथि पर कन्याओं की खूब पूछ परख हुई। जिस घर में भी कन्या होने की जानकारी होती, अड़ोसी पड़ोसी वहां पहुंचकर उनके माता पिता से अनुरोध करके अपने घर कन्या को आमंत्रित करते। हर घर में कन्याओं की ऐसी आवभगत हुई कि कई परिवारों में ढूंढने से भी कन्याएं नहीं मिल सकी। जिन आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रतिदिन 20-25 कन्याएं और छोटे बालक पहुंचते थे, वहां एक भी बच्चा नहीं पहुंचा। इसके चलते ज्यादातर आंगनबाड़ी केंद्रों में ताला लटका मिला। एकाध केंद्र खुले थे, लेकिन वहां भी कोई बच्चा नहीं आया। बिलासपुर में अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय छात्र संघ पदाधिकारियों ने उप संचालक उच्च शिक्षा के नाम ज्ञापन सौंपकर प्रवेश तिथि बढ़ाने की मांग की है। संघ के उपाध्यक्ष आलिंद तिवारी ने कहा कि बिलासपुर, मुंगेली, पेंड्रा रोड और कोरबा जिले के कॉलेजों में लगभग 8000 सीटें अब भी खाली है। ऐसे में वंचित छात्रों को मौका मिलने से उनका साल बर्बाद नहीं होगा। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के साथ प्रदेश के कॉलेजों में प्रवेश बंद हो चुका है, परंतु गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर में अभी प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं अपना भाग्य एडमिशन पाने हेतु आजमा रहे हैं। छात्र संघ ने मांग की कि जिन कॉलेजों में सीटें रिक्त है, उनमें पुनः प्रवेश हेतु अंतिम मौका छात्र हित में दिया जाना चाहिए, जिससे छात्रों का भविष्य अधर में न रहे। जनसंपर्क अधिकारियों के आंदोलन को मध्य प्रदेश जनसंपर्क अधिकारी संघ ने समर्थन दिया है। छत्तीसगढ़ में जनसंपर्क विभाग में संचालक पद और छत्तीसगढ़ संवाद में प्रतिनियुक्ति के पदों पर राज्य प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ अधिकारियों की पदस्थापनाओं के संबंध में राज्य शासन से की गई मांगों को उचित बताया गया है। इससे पहले छत्तीसगढ़ प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ ने भी जनसंपर्क अधिकारियों के आंदोलन का समर्थन करते हुए काली पट्टी के साथ काम करने हेतु 12 अक्टूबर को प्रदर्शन किया था। बताते चले कि जनसंपर्क विभाग के अधिकारी कर्मचारी सोमवार को हड़ताल पर थे और राज्य के 21 वर्षों के इतिहास में यह पहला मौका है जब जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने हड़ताल की। वे राज्य प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ अधिकारी की जनसंपर्क संचालक बनाए जाने का विरोध कर रहे हैं। रायगढ़ में 13 अक्टूबर को डेंगू के 2 सकारात्मक प्रकरण की पुष्टि मेडिकल कॉलेज रायगढ़ की माइक्रोबायोलॉजी लैब द्वारा एलिजा टेस्ट उपरांत की गई। जिले में इस वर्ष 13 अक्टूबर तक 85 संभावित डेंगू मरीजों की जांच एलिजा से किया जा चुका है, जिसमें 49 डेंगू के प्रकरण पाए जा चुके हैं। 3 मरीज वर्तमान की स्थिति में जिले में चिकित्साधीन है। मच्छरदानी में रहने के लिए सलाह दिया गया है। एक मरीज गुलमोहर कॉलोनी से है, तो अन्य किरोड़ी मलनगर जिला चिकित्सालय से परिसर में निवासरत है। दोनों ही मरीज डॉक्टर की निगरानी में चिकित्साधीन है। दोनों मरीज की विगत 15 दिनों में कोई माइग्रेशन हिस्ट्री नहीं पाई गई है। इस वर्ष जिले में कुल 49 केस पाए जा चुके हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। शाम 5:30 बजे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।